नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। यहाँ के प्रश्नों को अगर आप गलत करते हैं तो आप कंपटीशन से बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो आज की ये बेहतरीन क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का कंप्लीट रिवीजन आपको करवाने वाली है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फिर चाहे अनुसूचियां हो, संविधान संशोधन हो, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो, संविधान के भाग हो, संवैधानिक विकास, इन सब से जुड़ी हुई सारी चीजें आज मैं लेकर आया हूं। बस एक वीडियो में बस आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। बहुत ही सुव्यवस्थित कंटेंट है, टू द पॉइंट चीजें आपको मिलने वाली हैं और ये सारा जो कंटेंट है वो आपको ग्रेजुएट लेवल का मिलने वाला है, जो लोअर पीसीएस में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो लोअर पीसीएस बैच में, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बैच में, इसके अलावा आपको ये एएचसी आरओ के बैच में भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप हमारे साथ निरंतर बने रहेंगे और सुव्यवस्थित ढंग से नोट्स प्राप्त करते रहेंगे, उनका रिवीजन करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे और एग्जाम में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है जब आप हमारे नोट्स पढ़ के जाएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आप मैसेज करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं भारत में संवैधानिक विकास से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम वारन हेस्टिंग्स था बनाया गया। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और प्रथम मुख्य न्यायाधीश, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, सर एलिजा इम्पे थे। जो पहले न्यायाधीश थे, पहले जस्टिस थे, सर एलिजा इम्पे थे। अन्य 3 जज चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड थे। बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। इसके द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए स्थापित किए गए। चार्टर एक्ट 1813 कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। सबसे ज़्यादा बार मैंने देखा है परीक्षा में ये 1813 और 1833 वाले पूछे जाते हैं। 1853 भी पूछा जाता है। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिली। चार्टर एक्ट 1833 बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसी एक्ट के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। भारत शासन अधिनियम 1858 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय प्रथम लॉर्ड कैनिंग बना था और भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और विधान परिषदों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। मार्ले मिंटो सुधार 1909 भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है और यहीं से भारत में पाकिस्तान के निर्माण की नींव भी पड़ी थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे, जो विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और एक लोक सेवा आयोग यूपीएससी के गठन का प्रावधान हुआ। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर यह गठित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, लगभग 250 अनुच्छेद थे इसमें। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव था इसमें। 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 1935 की स्थापना हुई
और बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। कैबिनेट मिशन 1946, 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसी की सिफारिश पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। इसके सदस्यों में पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर थे। कई बार परीक्षाओं में इनके नाम पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं संविधान सभा एवं संविधान के निर्माण की। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हुआ था। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल और एकमात्र दलित महिला दाक्षायणी बेलायुद्दीन थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फ्रांस की तर्ज पर सबसे वरिष्ठ सदस्य चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष चुने गए तथा सर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार बने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकारा गया। यही बाद में हमारी प्रस्तावना बना। अब हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो समितियों के बारे में एक ट्रिक है, जहां पर भी आपको संघ या राज्य दिखे तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं, और जहां पर प्रांत या मूल अधिकार या अल्पसंख्यक दिखे तो वहां पर अध्यक्ष सरदार पटेल हैं। प्रारूप समिति बनती है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, जिसके जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को होता है। ये तिथि भी परीक्षाओं में पूछी गई है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अध्यक्ष चुने जाते हैं। इन्हें संविधान का जनक या मनु कहा जाता है। एन. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य, ए.एन. माधव राव, इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य के कारणों से इस्तीफा दिया था। टी.टी. कृष्णमाचारी, 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद इन्हें शामिल किया गया। तो टी.टी. कृष्णमाचारी से पहले डी.पी. खेतान थे। एन. माधव राव से पहले बी.एल. मित्र थे। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति एवं राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी नहीं थे। ये एक आम भ्रम है जो कुछ किताबों में छप गया था, जिसकी वजह से सभी को यही लगने लगा। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसकी 2 उप समितियाँ थीं। मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस. वरदाचारी, जो सभा के सदस्य नहीं थे, वो इसकी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कुल 11 अधिवेशन हुए और प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा का प्रतीक हाथी था। मूल संविधान को हम अपने हाथों से लिखने वाले सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। इन्होंने इटैलिक शैली में भारत का संविधान लिखा। अंग्रेजी भाषा में हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। इसके पृष्ठों की सजावट शांति निकेतन के कलाकारों नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने की थी। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब हिंदी संस्करण के सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य से जुड़ा हुआ प्रश्न आ सकता है, या इसके पृष्ठों की सजावट शांति निकेतन के कलाकार जो थे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने की थी। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, एडॉप्ट, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है और इसी दिन 16 अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392,
393 और 394। बाकी सभी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रगान जन गण मन एवं राष्ट्रगीत वंदे मातरम अपनाए गए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। यह तिथि 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की याद में चुनी गई थी। अब हम बात करेंगे संविधान के विदेशी स्रोतों की। भारत शासन अधिनियम 1935 संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध, आधारभूत ढांचा, लोक सेवा आयोग यूपीएससी, तो ये सारी चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया ली गई है, कैबिनेट प्रणाली ली गई है और संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 तथा परिमाधिकार रिटें ली गई हैं। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला तथ्य है कि अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के जजों का हटाने की प्रक्रिया ली गई है और उपराष्ट्रपति का पद तथा प्रस्तावना का विचार हम भारत के लोग अमेरिका के संविधान से लिया है हमने। आयरलैंड की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये सब आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन लिया गया है, जो आर्टिकल 143 में है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो अनुच्छेद 108 से आती है और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल लिया गया है। मूल अधिकारों का निलंबन, जो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन है, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। वित्तीय आपातकाल यूएसए से प्रेरित है, जर्मनी से नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ, रूस, यूएसएसआर की बात करें तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फ्रांस गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। तो संविधान की अनुसूचियों की ट्रिक है एक, वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। भारतीय संविधान में जब संविधान लागू हुआ तो 8 अनुसूचियां थीं, धीरे धीरे समय के साथ ये 12 अनुसूचियां। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम इसकी ट्रिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टी का फुल फॉर्म टेरिटरीज है, ई का फुल फॉर्म एमोलूमेंट्स या सैलरी, ए का जो फुल फॉर्म है वो अफर्मेशन या ओथ है और आर का मतलब राज्य, जो राज्यसभा सीट्स हैं, एस का मतलब शेड्यूल का एरिया जो है आपके शेड्यूल्स, और यहाँ पर ओ का मतलब है अदर ट्राइबल एरियाज, AMTM जो है, और एफ का मतलब है फेडरल लिस्ट, ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज, एल का मतलब है लैंड रिफॉर्म्स, डी का मतलब है डिफेक्शन और पी का मतलब है पंचायत और एम का मतलब है म्यूनसिपालिटीज। प्रथम अनुसूची भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनकी सीमाएं राज्य बनने या घटने पर इसी अनुसूची में संशोधन होता है। दूसरी अनुसूची की अगर बात करें तो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष, SC, HC जजों और कैग के वेतन और भत्ते और पेंशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्रियों के वेतन का उल्लेख इसमें नहीं है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, सांसद, विधायक, कैग, जजों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप यहाँ पर देखने को मिलता है। अपवाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के
शपथ का प्रारूप इसी अनुसूची में नहीं है बल्कि उनके अनुच्छेदों में है। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सर्वाधिक सीटें यूपी में है 31। पांचवीं अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। छठी अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रिक है इसकी ATM स्क्वायर या AMTM। ए से असम, यम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। सातवीं अनुसूची की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा इसमें देखने को मिलता है और इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं। संघ सूची में वो विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, नियम बना सकती है। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, मूलतः इसमें 97 विषय थे। उदाहरण के लिए रक्षा है, विदेश मामले है, युद्ध एवं शांति है, रेलवे है, डाक, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, जनगणना, शेयर बाजार और नागरिकता। राज्य सूची की बात करें तो इसमें वर्तमान में 61 विषय हैं, मूलतः 66 विषय थे और ये इस राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बना सकते हैं। बना केंद्र सरकार भी सकती है, लेकिन उसके लिए प्रस्ताव राज्यसभा से लेकर आना होगा। उदाहरण पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज, भूमि, कारागार, जेल, लोक स्वास्थ्य। समवर्ती सूची की बात करें तो वर्तमान में 52 विषय, मूलतः 47 थे। 42वें संशोधन 1976 द्वारा 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए हैं। उनमें शिक्षा है, वन है, नाप तौल है, वन्य जीवों पक्षियों का संरक्षण है और न्याय का प्रशासन है। अन्य उदाहरण विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, बिजली, आर्थिक नियोजन, ये सब क्या है, समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची में राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। जब दोनों कानूनों में टकराव होगा तो केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि माना जाएगा। 8वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं यहाँ पर हैं। मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। प्रारंभ में इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था, लेकिन 2007 के IR कोहेल्लो केस के बाद 1973 के बाद डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ, इसे 52वें संशोधन 1985 राजीव गांधी के समय द्वारा जोड़ा गया और 91वां संशोधन 2003 द्वारा दल बदल पर रोक को और सख्त किया गया। 10वीं अनुसूची एक बार पहले भी आई थी, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया और फिर 10वीं अनुसूची दोबारा आई और ये दल बदल विरोधी कानून के लिए आई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित है। 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें 29 विषय हैं, अनुच्छेद 243G। 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकाय की शक्तियां 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसमें 18 विषय हैं, अनुच्छेद 243W। ठीक है, तो ये जो अनुसूची में विषय हैं 11वीं और 12वीं में, ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और इनकी जो संविधान संशोधन है कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं ये भी पूछ लिया जाता है। 10वीं भी बहुत पूछी जाती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण भाग और अति महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र वर्णित है। संविधान में देश का नाम भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, ना कि राज्यों का समूह फेडरेशन। इसका अर्थ है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत के राज्य क्षेत्र में 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं। राज्यों के राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएं। अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उन राज्यों पर लागू होगा जो पहले से भारत संघ का हिस्सा नहीं है, बाहरी क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए 35वें और 36वें संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया। तो सिक्किम एक देश था बगल में भारत के पड़ोस में, और 35वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर 36वां संशोधन आता है और सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया जाता है और 10वीं अनुसूची को डिलीट कर दिया जाता है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 3 का प्रयोग होता है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है या नाम बदल सकती है। महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? ये विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है एक निश्चित समय सीमा में, लेकिन राष्ट्रपति या संसद राज्य के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उदाहरण के लिए 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों की प्रकृति। अनुच्छेद 2 या 3 अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कोई भी बदलाव अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। निष्कर्ष क्या है? नए राज्यों का निर्माण, सीमा या नाम परिवर्तन संसद साधारण बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया से कर सकती है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। बेरूवाड़ी केस 1960 में होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि भारत अपना कोई भूभाग किसी विदेशी राज्य देश को सौंपता है तो इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना अनिवार्य है। जैसे 100वां संशोधन 2015 बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण की गई थी। राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो 1953 में फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। सदस्य फजल अली, के.एम. पडेक्कर, एच.एन. कुंजरू थे। इसी की सिफारिश पर 7वां संशोधन 1956 हुआ और 14 राज्य व 6 यूटी बने, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बने। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। पोट्टी श्री रामुलु के 56 दिन के आमरण अनशन के बाद ये गठित हुआ था। अब हम बात करेंगे नागरिकता से संबंधित भाग 2 की, जहां पर अनुच्छेद 5 से 11 वर्णित है। भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है और नागरिकता का विषय संघ सूची में आता है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक तो जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और क्षेत्र समाविष्टि से। 3 प्रकार से खोई जा सकती है, त्यागने से, बर्खास्त से और वंचित करने से। NRI, PIO और OCI। एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर 2005 से प्रवासी भारतीयों के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड योजना शुरू की गई। इन्हें भारत में मतदान का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। बात करेंगे भाग 3 की, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये न्यायोचित है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और 19 1F को हटाकर भाग 12 में कानूनी विधिक अधिकार अनुच्छेद 300A बना दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य शब्द की परिभाषा, इसमें संसद, सरकार, राज्य विधानमंडल, पंचायतें और LIC, ONGC जैसी वैधानिक संस्थाएं शामिल हैं। अनुच्छेद 13 की बात करें तो न्यायिक पुनर्वलोकन का मूल आधार। यदि कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत उसे शून्य घोषित कर सकते हैं। समानता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक ये वर्णित है।
अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से ली गई है और विधियों का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान 5 आधार के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15(4) पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया और शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन, सरकारी नौकरी के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16(4) पिछड़ों वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का आधार है, जो मंडल आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता, छुआछूत का पूर्णता अंत कहता है। यह एक निरपेक्ष अधिकार है, एब्सोल्यूट अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। इसके तहत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। सेना और विद्या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार हैं, उपाधि नहीं। बालाजी राघवन केस 1996 में यह निर्णय आया था। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता, जो मीडिया है आपकी, चुप रहने का अधिकार और सूचना का अधिकार इसी में निहित है। यानी कि बोलने का अधिकार भी और चुप रहने का अधिकार दोनों अनुच्छेद 19(1) में वर्णित है। 19(1) में शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। सहकारी समिति के लिए 97वां संशोधन 2011 में लाया गया। 19(1) की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण घूमने की स्वतंत्रता है। 19(1) में भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। 19(1) कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 की अगर बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में 3 संरक्षण प्राप्त हैं। पहला है भूत लक्षी दांडिक विधि से संरक्षण, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दोहरे दंड से संरक्षण। एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी, 2 नहीं मिलेगी, और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो भूत लक्षी दांडिक विधि से संरक्षण का अर्थ यह है कि जब आपने अपराध किया या किसी ने भी अपराध किया तो उस समय कानून क्या था जब अपराध हुआ, तो उस कानून के आधार पर सजा दी जाएगी, ना कि उस कानून के आधार पर जो अपराध के बाद में बना। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह सबसे व्यापक अधिकार है। निजता का अधिकार, पुट्टा स्वामी केस। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, मेनका गांधी केस, और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सब इसी में आते हैं। आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 21(a) की बात करें तो शिक्षा का अधिकार, RTE, राइट टू एजुकेशन। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। RTE एक्ट 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना, वकील से मिलने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। लेकिन जब कहीं दूर से गिरफ्तार किया तो रास्ते में लगा समय काउंट नहीं किया जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार, बिना वेतन काम और बलात् श्रम का पूर्ण निषेध है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता है। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा, 29 से 30। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की ओर धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार इसी के तहत मिला है। धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। संस्थाएं बनाना, संपत्ति अर्जित करना, यह सब आपको अनुच्छेद 26 के तहत छूट मिलती है।
अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है। भारत में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों, धार्मिक और भाषाई का अधिकार जैसे मदरसा स्थापित करना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। यह एक ऐसा मूल अधिकार है जो अन्य मूल अधिकारों को लागू कराता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के हनन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी करता है। एक, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कार्पस, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, टू हैव द बॉडी ऑफ, यह अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध जारी की जाती है। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों और व्यक्तिगत व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। परमादेश की बात करें, मैंडमस की बात करें तो हम आदेश देते हैं, बी कमांड। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने से इनकार करता है, यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं हो सकती है। प्रतिषेध की बात करें, प्रोहिबिटेशन की बात करें तो इसका अर्थ है रोकना। यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है। उत्प्रेषण की बात करें तो पूर्णतया सूचित करना, टू बी सर्टिफाइड, यह निचली अदालतों के फैसले को रद्द करने के लिए जारी की जाती है फैसला आने के बाद। अधिकार परीक्षा, को वारंटो, किस अधिकार से, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर कब्जा कर लेता है तो उसके लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी होती है। ध्यान देने की बात है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट का रिट अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक है, क्योंकि एससी केवल मूल अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि एचसी मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो ये सारे आपका कंटेंट था मूल अधिकार से संबंधित। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। अनुच्छेद 36 से 51 तक ये वर्णित है। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य जो है वो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ग्रीनविले ऑस्टिन ने डीपीएसपी और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। केटी साहा ने इसे एक ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 37, डीपीएसपी बाध्य योग्य नहीं है, यानी कि नॉन जस्टिसेबल है, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता है, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं, यानी कि राज्य यानी कि सरकार अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति के आधार पर इनको लागू करेगी। अनुच्छेद 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता गरीबों के लिए, इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का संगठन, यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 43B की बात करें तो सहकारी समितियों का संवर्धन, प्रोमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 97वां संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 की बात करें तो नागरिकों के लिए संपूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी कुछ वर्षों तक बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा गया है, अभी पूछना थोड़ा कम हो गया है। यह एक उदार बौद्धिक सिद्धांत है, गोवा में आज़ादी से लागू है और हाल ही में उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला स्वतंत्र राज्य बना है। और इसके अलावा कहाँ पर ये लागू होने वाला है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से राज्यों ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अनुच्छेद 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा, मूल रूप से यहाँ 6 से 14 वर्ष था, जिसे 86 में संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार बनाकर यहाँ 06 कर दिया गया। अनुच्छेद 46, एससी एसटी और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 की बात करें तो पोषाहार स्तर बढ़ाना, लोक स्वास्थ्य सुधारना और मादक पेयों, शराब, नशीले पदार्थों पर रोक लगाना। बिहार, गुजरात आदि में शराबबंदी इसी के आधार पर है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन का संगठन और गोवध पर रोक है। अनुच्छेद 48A की बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा
वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यही भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है और कई बार परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। 51, 50, 48A और आपका जो 44 है, 40 है, 39 है, ये सारे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों की। अनुच्छेद 51A, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन सी समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, मूल रूप से कितने थे और कहाँ से लिए गए हैं। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। इन्हें 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जिसने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, के आधार पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये रूस के संविधान से प्रेरित है। 42वें संशोधन द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। ये नागरिकों के लिए हैं और विदेशियों के लिए नहीं है और ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 जोड़े गए थे। फिर 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, राष्ट्रगान का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास इसमें शामिल है, लेकिन वोट डालना या टैक्स देना इसमें शामिल नहीं है। अब हम बात करेंगे संविधान के भाग 5 की, संघ के राष्ट्रपति की। संघ और राष्ट्रपति, यूनियन एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट से शुरुआत करते हैं। तो प्रेसिडेंट के अनुच्छेद परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयोदशम। क्या है? पकानी कोका दुयोदशम। पासे पद 52 में जो अनुच्छेद है वो 52वां, उसमें पद है। कार्यपालिका की शक्ति 53 में, निर्वाचन 54 में, 55 में कोटा या रीति है, 56 में कार्यकाल है, 57 में दोबारा नियुक्ति का प्रक्रिया है, 58 में योग्यता है, 59 में दशाएं हैं, 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग है। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह देश का प्रथम नागरिक और राष्ट्र का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति, संघ की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह तीनों रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अनुच्छेद 54, निर्वाचक मंडल, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसकी बात करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। इसमें कौन कौन शामिल हैं ये बात समझ लें। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी और अब जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन्हें 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया। कौन भाग नहीं लेता? संसद और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद का कोई भी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालता है। अनुच्छेद 55 की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या होगी उसकी बात करता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा गुप्त मतदान से होता है। विधायक के वोट का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर निकाला जाता है, जो 84वें संशोधन द्वारा 2026 तक फिक्स है। अगला जो चुनाव होगा वहां पर जनगणना बदली जा सकती है, इसके लिए आपको नया कानून देखने को मिल सकता है। तो अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से होता है। ये दोनों चीजें परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं, एक तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा एकल संक्रमणीय मत। अनुच्छेद 56 कार्यकाल की बात करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होता है। वह उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है।
अनुच्छेद 57 की बात करें तो दोबारा नियुक्ति पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया पर यहाँ पर बात देखने को मिलती है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार चाहे भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर कोई सीमा नहीं है। जबकि अमेरिका में अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुने गए। अनुच्छेद 58 की बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यताओं की बात करता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से होना अनिवार्य नहीं है, बस नागरिक हो। न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ध्यान दें, राज्यसभा नहीं, ठीक है, राज्यसभा की योग्यता नहीं चाहिए, यहाँ पर लोकसभा सदस्य की निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और न्यूनतम 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 59 की बात करें तो ये दशाएं और शर्तों की बात करता है। तो राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और ना ही कोई लाभ का पद धारण करेगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वर्तमान राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रतिमाह है। अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सीजेआई। सीजेआई की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, महाभियोग की, इम्पीचमेंट की। यह संविधान के अतिक्रमण, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एकमात्र आधार पर लगाया जाता है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। प्रस्ताव लाने से पहले सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ 14 दिन का पूर्व नोटिस राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। इसे पारित होने के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। महाभियोग में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं जो चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते जो चुनाव में लेते हैं। आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अनुच्छेद 51 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और अंतिम निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की बात करता है। ये 5 प्रकार की होती है: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। राष्ट्रपति मृत्युदंड यानी कि डेथ सेंटेंस को और सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को पूर्णतः माफ कर सकता है। यह शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ये न्यायिक समीक्षा के अधीन आती है। अगली जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, वो है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। अनुच्छेद 111, जब संसद कोई बिल पास करके भेजती है तो राष्ट्रपति उनके लिए अपनी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। एक होती है आत्यांतिक वीटो, बिल पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेना, बिल समाप्त। गैर सरकारी बिल पर इस्तेमाल होता है। निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, बिल को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटाना। धन विधेयक और संविधान संशोधन बिल को वापस नहीं लौटाया जा सकता। अगर संसद दोबारा पास कर दे तो हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो भी कहा जाता है, बिल पर ना सहमति देना, ना अस्वीकृति देना, ना ही वापस लौटाना। अनिश्चित काल के लिए टेबल पर छोड़ देना। ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। संविधान में राष्ट्रपति के लिए बिल पर निर्णय लेने की कोई समय सीमा तय नहीं है। तो ज्ञानी जैल सिंह के समय एक समस्या आई थी कि उस समय जो सरकार थी वो एक कानून लेकर आई थी कि डाकघर में जितनी भी चिट्ठियां जाती हैं उनको पढ़कर देखा जा सकता है, और ऐसे कानून पर रोक लगाने के लिए ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। उस पर कभी ना सहमति दी और ना ही अस्वीकृति की और ना ही वापस लौटाया। बात करते हैं संसद की, पार्लियामेंट की, प्रधानमंत्री एवं सर्वोच्च न्यायालय की। उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 से 71, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यूएसए से प्रेरित है। अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के पद का नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। इसके निर्वाचक मंडल में संसद के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, विधायक भाग नहीं लेते हैं। अब आप ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग क्यों नहीं लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग क्यों लेते हैं। तो ये सीधी बेसिक सी बात यह है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य होते हैं उनको मनोनयन राष्ट्रपति स्वयं करता है। तो जिनको राष्ट्रपति ने स्वयं चुना है वो राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे वोट डाल सकते हैं। तो
इसलिए वहां पर वोट नहीं डालते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट डालते हैं। अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 42वें और 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है, हालांकि वह एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अनुच्छेद 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर करेगा। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) में यह वर्णित है। अनुच्छेद 76 की बात करें तो भारत का महान्यायवादी की बात करता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन वह वोट या मतदान नहीं कर सकता है क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है संसद, राज्यसभा और लोकसभा। इनको याद करने की एक ट्रिक है सरला। सा से 79वें संशोधन में संसद आती है, रा से राज्यसभा 80 अनुच्छेद और ला से लोकसभा 81वां अनुच्छेद। अनुच्छेद 79 संसद के गठन की बात करता है। भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि उसके हस्ताक्षर बिना कोई बिल कानून नहीं बनता। राज्यसभा की बात करें तो यह अनुच्छेद 80 में है। इसे उच्च सदन या बुजुर्गों का सदन कहते हैं। ये स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, इसलिए एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अधिकतम सीटें 250 हैं, वर्तमान में 245 हैं। राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लोकसभा अनुच्छेद 81, इसे निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं। इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति इसे पहले भी भंग कर सकता है। अधिकतम सीटें 550, वर्तमान में 543 हैं। 104वें संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के 2 मनोनयन समाप्त। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। धन विधेयक और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश हो सकते हैं। बहुमत के प्रकार की बात करें तो साधारण बहुमत उपस्थिति और मतदान करने वालों का 50% से अधिक होता है। ये आम बिल और अविश्वास प्रस्ताव के लिए पर्याप्त है। प्रभावी बहुमत क्या होता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी, कुल सदस्य माइनस रिक्त सीटें का, ये भी 50% से अधिक होता है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, उपस्थिति और मतदान का 2/3। आर्टिकल 368 संशोधन या सदन की कुल संख्या का 2/3। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग। अनुच्छेद 108 की बात करें तो संसद की संयुक्त बैठक की बात करता है। बात यहाँ पर मैं ख़त्म कर सकता था, लेकिन आप बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। जब साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, इसे राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता है संयुक्त बैठक की कौन करता है? स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये कहाँ पर वर्णित है? अनुच्छेद 118(4) में वर्णित है। अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष, और वह भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। लेकिन राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे कई बार पूछ लिया गया, राष्ट्रपति को शपथ अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपलब्ध नहीं है तो कौन दिलाएगा? तो वहाँ पर आता है कि जो सबसे सीनियर न्यायाधीश है वो दिलाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अध्यक्ष ना हो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने के लिए तो उपाध्यक्ष कराएगा लोकसभा का। अगर वो भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति कराएगा। लेकिन राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती है। अब तक केवल 3 बार बुलाई गई है। एक तो दहेज के कानून के लिए 1961 में, फिर बैंकिंग के लिए 1978 में, फिर पोटा के लिए 2002 में। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की बात करता है। धन विधेयक की परिभाषा देता है। टैक्स लगाना, हटाना या संचित निधि से धन निकालना, ये सब धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम और बाध्यकारी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से केवल लोकसभा में पेश किया जाता है।
राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, वह इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। यानी कि लोकसभा का लगभग एकाधिकार होता है धन विधेयक पर। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और वार्षिक वित्तीय विवरण का अर्थ ही बजट से आप निकाल सकते हैं। अनुच्छेद 123 की बात करें तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करता है और हजारों बार परीक्षाओं में ये अनुच्छेद पूछा गया है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो, अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद के कानून का। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर यानी कि 42 दिन के भीतर इसे पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश की अधिकतम आयु 6 माह प्लस 6 सप्ताह हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना होती है, जो उद्घाटन हुआ था भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1950 को। मई 2026 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बदल दी गई है, एक संशोधन अध्यादेश के द्वारा आया और 2026 में इसे लागू किया गया है। इसके तहत जजों की स्वीकृति संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। स्वीकृत संख्या में 38 जज होंगे, जिसमें से 37 न्यायाधीश होंगे और एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। जजों की सेवानिवृत्ति आयु सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है। न्यूनतम आयु कोई तय नहीं है। राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति कोलेजियम की सलाह पर करता है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार की बात करें तो मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 है। केंद्र बनाम राज्य विवाद या राज्य बनाम राज्य विवाद, इन मामलों को सीधे एससी में सुना जाता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 में है। हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, उसके लिए अनुच्छेद 132 है। अनुच्छेद 129 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेखीय न्यायालय हो जाना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके फैसले नजीर यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में माने जाएंगे। सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होंगे। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, एससी के लिए यह शक्ति अनुच्छेद 215 में है। अनुच्छेद 137 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की बात करता है। एससी अपने स्वयं के दिए गए फैसलों की समीक्षा कर सकता है और उन्हें बदल सकता है। गोलकनाथ केस को केशवानंद में पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अनुच्छेद 143 की बात करें तो परामर्शदात्री शक्ति, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। राष्ट्रपति किसी विधि या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद की जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसे लोक वित्त का संरक्षक या जनता के धन का प्रहरी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया था। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति द्वारा होती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को अनुच्छेद 151 के तहत सौंपता है, जिसे संसद में लोक लेखा समिति जांचती है। अब हम बात करेंगे संविधान के भाग 6 की। 6 से लेकर भाग 20 तक के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संशोधन 1956 द्वारा एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करता है, कनाडा के मॉडल पर, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, यह मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल की सजा माफ नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत ऐसा कर सकता है। अनुच्छेद 165 की बात करें तो राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 213 की बात करें तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसमें राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल जो है वो 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। अनुच्छेद 231 के तहत संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
एक ही हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है, जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है और एससी की 65 है। एससी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 226 में मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के हनन पर हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति है और सुप्रीम कोर्ट यही रिटें अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र रिट जारी करने के मामले में बड़ा है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा और 70 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान है 69वें संशोधन 1991 द्वारा। दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ पंचायती राज भाग 9, 243 ए ग्राम सभा, 243 डी आरक्षण, 243 आई राज्य वित्त आयोग और 243 के राज्य निर्वाचन आयोग बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 246 ए जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के लिए विशेष प्रावधान किए गए 101वां संशोधन 2016 द्वारा जीएसटी परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 279 ए में है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। अनुच्छेद 249 की बात करें तो यदि राज्यसभा 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का न्याय निर्णयन संसद ट्रिब्यूनल बनाती है, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है। अनुच्छेद 263 की बात करें तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की बात करता है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति द्वारा गठित इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सरकार की सभी आय, टैक्स, लोन इसमें जाती हैं। संसद विनियोग विधेयक की मंजूरी के बिना इसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती है। अनुच्छेद 267 की बात करें तो भारत की आकस्मिकता निधि की बात करता है। यह अनपेक्षित खर्चों के लिए राष्ट्रपति के अग्रिम नियंत्रण वित्त सचिव के पास में होती है। इसके लिए संसद की पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं है, बाद में अप्रूवल लिया जाता है। अनुच्छेद 280 की बात करें तो वित्त आयोग का गठन होता है। यह एक संवैधानिक अर्धन्यायिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। मुख्य कार्य की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा तय करना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। अनुच्छेद 301 की बात करें तो संपत्ति के अधिकार की बात करता है। यह अब मूल अधिकार नहीं रहा है, बल्कि एक विधिक और कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं की बात करता है। वर्तमान में 3 है, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, वन सेवा जो 1966 में बनी थी। यदि राज्यसभा 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा सृजित कर सकती है। यह राज्यसभा की दूसरी विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 315 की बात करें तो संघ यूपीएससी और राज्यों के लिए एसपीएससी के लिए लोक सेवा आयोग। अध्यक्ष की नियुक्ति यूपीएससी में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल करता है, लेकिन एसपीएससी अध्यक्ष को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। अनुच्छेद 324 की बात करें तो भारत का निर्वाचन आयोग इसी के तहत स्थापित होता है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही हम मनाते हैं। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव कराता है। पंचायत नगरपालिका के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। यह 3 सदस्यीय संस्था है, एक मुख्य और 2 अन्य। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 326 की बात करें तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वोट डालना एक संवैधानिक और विधिक अधिकार है। 61वें संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। अनुच्छेद 330 व 332 लोकसभा 330 और राज्य विधानसभाओं 332 में एससी एसटी के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण। लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। अनुच्छेद 338 सीरीज राष्ट्रीय आयोगों से संबंधित है। इसमें 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वां संशोधन 2003 द्वारा अलग किया गया। फिर 338 बी आया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 343 की बात करें तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। अब हम बात करेंगे आपातकालीन उपबंधों की। आपातकाल में 4 जोड़ते जाएंगे तो आपको अनुच्छेद मिलते जाएंगे। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय है। भारत का आपातकालीन प्रावधान विशेषकर केंद्र का शक्तिशाली होना भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जबकि आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन का विचार जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो भारत में शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है आपातकालीन प्रावधान, लेकिन आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। अनुच्छेद 352 की बात करें तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। यह युद्ध की स्थिति, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू होता है। 44वें संशोधन 1978 द्वारा इंदिरा गांधी के दुरुपयोग के बाद आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही इसे लागू कर सकता है। संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352(3) में एक बार हुआ है। संसदीय अनुमोदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत 2/3 से अनुमोदित होना अनिवार्य है। हर 6 महीने में बढ़ाकर इसे अनिश्चित काल तक रखा जा सकता है। अब तक 3 बार लागू हुआ है। 1962 में चीन युद्ध, 1971 में पाक युद्ध और 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर। अनुच्छेद 355 यह संघ केंद्र का कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्यथा समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो अनुच्छेद 365 के तहत यदि राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो भी इसे लागू माना जाता है। संसदीय अनुमोदन की बात करें तो संसद द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। अवधि की बात करें तो एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है। किसी राज्य में इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने SR मुंबई केस 1994 में इसके दुरुपयोग पर कड़ी रोक लगाई है। सर्वाधिक प्रयोगों की बात करें तो सबसे पहली बार 1951 में पंजाब पेप्सू में लगा हुआ था। सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 10-10 बार लगा है। अनुच्छेद 358 एवं 359 मूल अधिकारों पर प्रभाव। अनुच्छेद 358 अब अनुच्छेद 352 जब अनुच्छेद 352 युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है तो अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, सशस्त्र विद्रोह पर नहीं। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह एक आदेश निकालकर अन्य मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को निलंबित करते, किंतु 44वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 360 की बात करें तो यह वित्तीय आपातकाल की बात करता है, जब राष्ट्रपति को लगे कि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। यह प्रावधान यूएसए से प्रेरित है। संसद द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। एक बार पास होने पर अनिश्चित काल तक रहता है। बार बार अप्रूवल नहीं चाहिए। इस दौरान SC जजों और अधिकारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। भारत में 1991 के आर्थिक संकट के बावजूद आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 368 की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें वर्णित है। भाग 20 दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। संसद संविधान के किसी भी भाग मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है बशर्ते मूल ढांचा नष्ट ना हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केशवानंद भारती केस 1973 में। संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है और राष्ट्रपति इसे वीटो नहीं कर सकता है। 24वां संशोधन 1971। अब हम बात कर लेते हैं अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई है जो भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु थी।
इसके अलावा अनुच्छेद 15(4) और 19(2) वाक स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध जोड़े गए। 7वां संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की सिफारिश पर लागू होता है। भाग 7 पार्ट बी स्टेट्स को डिलीट कर 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट और एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई। 21वां संशोधन 1967 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 24वां संशोधन 1971 इंदिरा गांधी सरकार ने गोलकनाथ केस के प्रभाव को खत्म करने के लिए इसे लाया। संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति मिली और राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया। 35वां संशोधन 1974 और 36वां संशोधन 1975। 35वें में सिक्किम को सहराज्य बनाया गया। 36वें में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य 22वां राज्य बनाया गया। 42वां संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे मिनी संविधान या इंदिरा का संविधान कहा जाता है। इसके प्रमुख प्रावधान प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में अब तक केवल यही संशोधन हुआ है। भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। 5 विषय शिक्षा, वन आदि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। डीपीएसपी में 39A मुफ्त विधिक सहायता, 43A उद्योगों में मजदूर की भागीदारी, 48A पर्यावरण जोड़े गए। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए पूर्णतः बाध्य कर दिया गया है। 44वां संशोधन 1978 मोरारजी देसाई सरकार। 42वें संशोधन की ज्यादतियों को उलटने के लिए लाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। संविधान में पहली बार कैबिनेट मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया और अनुच्छेद 352(3) में अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में निलंबित होने से बचाया गया। लोकसभा का कार्यकाल वापस 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति दी गई। 52वां संशोधन 1985 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और ये राजीव गांधी सरकार के समय आया था। 61वां संशोधन 1989 मतदान की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। 69वां संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा और 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 239 ए में किया गया। 71वां संशोधन नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई। 92वां संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई जो वार्ड माँ से आप याद कर सकते हैं। बो से बोडो, डी से डोगरी, माँ से मैथिली और एस से संथाली। 71वां संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। 73वां संशोधन 1992-93 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में 29 विषय। 74वां संशोधन 1992-93 शहरी निकाय, स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9A 12वीं अनुसूची और 18 विषय जिसके तहत जोड़े गए। 84वां संशोधन 2001 लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक स्थिर कर दी गई और 1971 की गणना के आधार पर तय की गई। 86वां संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 की भाषा बदली गई और 11वां मूल कर्तव्य 51A शामिल किया गया। 89वां संशोधन 2003 SC और ST के संयुक्त आयोग को अलग कर दिया गया। अब SC 338 और NC ST 338A के तहत बनाए गए। 91वां संशोधन 2003 91वां दल बदल कानून को सख्त किया गया। मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार लोकसभा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तय किया गया। दिल्ली के मामले में यह 10% है। 92वां संशोधन 2003 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कुल भाषाएं हो गईं 22। 97वां संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9B जोड़ा गया। मूल अधिकार 19(1)C में जोड़ा गया और DPSP 43B जोड़ा गया।
99वां संशोधन 2014 जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम हटाकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की बात कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में न्यायिक स्वतंत्रता के हनन के आधार पर इसे पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। 100वां संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते एनक्लेव की अदला बदली की गई। 101वां संशोधन 2016 वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अनुच्छेद 279A जीएसटी काउंसिल जोड़ा गया। 102वां संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 338B और 342A जोड़े गए। 103वां संशोधन 2019 अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने की बात की गई। मूल अधिकार अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए। 104वां संशोधन 2019 लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST राजनीति आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाया गया, लेकिन अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन मनोनयन समाप्त कर दिया गया। 105वां संशोधन 2021 राज्यों को अपनी ओबीसी सूची स्वयं पहचानने और बनाने का अधिकार पुनः बहाल किया गया, मराठा आरक्षण विवाद के बाद में। 106वां संशोधन 2023-24 नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 330A और अनुच्छेद 332A जोड़े गए। यह परिसीमन के बाद लागू होगा और 15 साल के लिए रहेगा। यह नए संसद भवन में पारित पहला बिल था। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णयों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णयों से शुरुआत करेंगे। AK गोपालन केस 1950। SC ने माना कि अनुच्छेद 21 केवल मनमानी कार्यपालिका कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा देता है, विधानमंडल के मनमाने कानून के खिलाफ नहीं। बेरूवाड़ी यूनियन केस 1960 की बात करें तो SC ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन गोलखनाथ केस 1967 में 11 जजों की बेंच ने SC ने फैसला दिया कि संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती है, उन्हें छीन या कम नहीं कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया कि 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बनी थी। 7-6 से फैसला आया। SC ने गोलकनाथ का फैसला पलटा, फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत पूरे संविधान मूल अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या बदल नहीं सकती है। मेनका गांधी केस 1978 आता है। SC ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अमेरिकी सम्यक विधि प्रक्रिया का एक पुट डाला। कानून उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होना चाहिए। विदेश जाने का अधिकार मूल अधिकार माना गया। मिनर्वा मिल्स केस 1980। SC ने कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन पर टिका है। दोनों एक रथ के दो पहिए हैं। 42वें संशोधन के उस हिस्से को रद्द किया जो DPSP को भी सभी FR पर प्राथमिकता देता था, यानी कि मूल अधिकार पर प्राथमिकता देता था। SR बोम्मई केस 1994। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐतिहासिक दिशा निर्देश दिए गए। SC ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। विशाखा केस 1997। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई, जो बाद में 2013 के पोस एक्ट पर का आधार बनी। KS पुट्टास्वामी केस 2017। 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से घोषित किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये वाला, और आपका मिनर्वा मिल्स, मेनका गांधी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, गोलखनाथ केस, बेरूवाड़ी यूनियन, ये सभी बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, शासन एवं संसदीय समितियां। शुरुआत करेंगे लोक लेखा समिति से, जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, PAC कहते हैं। यह सबसे पुरानी संसदीय समिति है जो 1921 में बनी थी। इसमें कुल 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता 1967 से होता है।
जिसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। कार्य की बात करें तो कैग की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना, इसे कैग का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। और प्राक्कलन समिति की ये जुड़वा बहन कहलाती है। प्राक्कलन समिति की बात करें तो यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है इसमें। अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है। कार्य बजट के अनुमानों की चर्चा करना, की जांच करना और मितव्ययिता का सुझाव देना। तो इसका कार्य क्या है? बजट के अनुमानों की जांच करना और मितव्ययिता का सुझाव देना। सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर बनी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कार्य है LIC, एयर इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों की कैग रिपोर्ट की जांच करना। वर्तमान में एयर इंडिया सरकारी कंपनी नहीं है, ये टाटा के अधीन आ गई है, तो ये ठीक कर लीजिएगा आप। शून्यकाल की बात करें तो संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय दोपहर 12 बजे से। ये भारत की संसदीय नवाचार की देन है 1962 से। इसमें बिना पूर्व सूचना के विलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं। रूल बुक में इसका कोई जिक्र नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, यानी कि हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। इसे पारित करने के लिए कारण बताना जरूरी नहीं है। इसके पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। कोरम की बात करें तो गणपूर्ति की बात या यह अनुच्छेद 100 में वर्णित है। संसद या विधानसभा की बैठक विधिवत रूप से शुरू करने के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्य संख्या, यह पीठासीन अधिकारी सहित सदन के कुल सदस्यों का 1/10 होना आवश्यक है। लोकसभा में 55 है और राज्यसभा में 25 है। प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो नई लोकसभा में के गठन पर चुनाव के बाद पहली बैठक में राष्ट्रपति द्वारा सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त किया जाता है। मुख्य कार्य है नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराना। नया अध्यक्ष चुनते ही इसका पद स्वतः समाप्त हो जाता है, किसका? प्रोटेम स्पीकर का। बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर गठित हुआ। यह एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक संस्था है। यह कार्यकारी आदेश के माध्यम से बनी थी। यह सहकारी संघवाद और थिंक टैंक के रूप में बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करती है। पदेन अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान CEO निधि छिब्बर हैं और उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को होती है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत यह एक विधिक वैधानिक संस्था है और इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश CJI या कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। 2019 के संशोधन के बाद कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु जो भी पहले हो कर दिया गया है। यह केवल सलाहकारी संस्था है, दंड नहीं दे सकती। लोकपाल की बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार जांच करने के लिए लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना। भारत के प्रथम लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। 50% न्यायिक पृष्ठभूमि से, 50% SC ST OBC अल्पसंख्यक महिलाओं से। यह स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था से प्रेरित है। प्रधानमंत्री भी लोकपाल के दायरे में आते हैं। बात करते हैं परिसीमन आयोग की, जिसे डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। अनुच्छेद 82 के तहत यह गठित किया जाता है। अब तक 4 बार किया गया है, 1952 में, 1962 में, 1973 में, 2002 में। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज होते हैं। सबसे बड़ा तथ्य यह है कि इसके आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजनीति दल, चुनाव आयोग द्वारा शर्तें जैसे 4 राज्यों में 6% वोट आदि पूरी करने पर दर्जा मिलता है। 2026 की नवीनतम डेटा के अनुसार भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। BJP, कांग्रेस, BSP, CPIM, NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी पहले पूर्वोत्तर पार्टी थी, और आम आदमी पार्टी
चुनाव आयोग ने हाल ही में टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और एनसीपी को राष्ट्रीय दर्जा वापस ले लिया है। वरीयता क्रम की बात करें, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस स्टेट प्रोटोकॉल की बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, सीजेआई और लोकसभा अध्यक्ष को बराबर मिलता है। केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो सरकारी आयोग बना था, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया, इसने राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सलाह, अनुच्छेद 356 के संयमित उपयोग और अंतर्राज्यीय परिषद बनाने की सिफारिश की थी। मदन मोहन पुंछी आयोग 2007, इसने राज्यपाल को विवि के चांसलर पद से हटाने और स्थानीय आपातकाल की सिफारिश की थी। राजमन्नार समिति 1969, तमिलनाडु सरकार द्वारा इसने आईएएस आईपीएस को खत्म करने की बात कही थी। तो इन समितियों के ज़्यादातर सुझाव स्वीकार्य नहीं गए। दबाव समूह, ये चुनाव नहीं लड़ते और सत्ता पर सीधा कब्जा नहीं चाहते हैं। ये केवल अपने हितों, किसानों, छात्रों, व्यापार के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जैसे फिक्की, सीआईआई, किसान यूनियन, आरएसएस, नेस्कॉम। ये इस तरह के संगठन हैं जो दबाव समूह के रूप में राजनीति में जाने जाते हैं। बात कर लेते हैं पंचायती एवं स्थानीय सुशासन की, और यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। लॉर्ड रिपन का संकल्प 1882, इसे भारत में स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। प्रथम बार लागू 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले बगदरी गांव में पंचायती राज का उद्घाटन किया। दूसरा राज्य 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश था। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियों की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आती है। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पी, वास्तुकार कहा जाता है। अशोक मेहता समिति 1977 में आती है। मोरारजी देसाई सरकार में इसने द्विस्तरीय 2 टायर व्यवस्था, मंडल पंचायत और जिला परिषद और एससी एसटी को आरक्षण देने का सुझाव दिया, लागू नहीं हुआ। जेवीके राव समिति 1985 योजना आयोग द्वारा गठित, इसने पंचायतों को बिना जड़ की घास कहा और 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, यह भी लागू नहीं हुआ। एमएल सिंघवी समिति 1986 राजीव गांधी सरकार ने गठित की। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसी समिति ने पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने, न्याय पंचायत बनाने और नियमित चुनाव कराने की मांग की। पीके थुंगुन समिति 1988 और वीएन गाडगिल समिति 1988, इन्होंने भी संवैधानिक दर्जे का समर्थन किया और इन्हीं की रिपोर्ट 73वें संशोधन का आधार बनी। बात कर लेते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 की। यह पीबी नरसिम्हा राव सरकार में पास हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके तहत भाग 9 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कृषि, सड़क, स्वास्थ्य जैसे 29 विषय हैं। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 ए में परिभाषित है। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्कों 18+ से मिलकर बनती है। ये भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र और सबसे बड़ा उदाहरण है। विधानमंडल ग्राम सभा को शक्तियां देता है। त्रिस्तरीय संरचना की छूट की बात करें तो 73वें संशोधन के तहत जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर ब्लॉक लेवल पंचायत समिति न बनाने की छूट दी गई है, अर्थात वहां द्विस्तरीय पंचायत होगी। आरक्षण की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, आर्टिकल 243D में वर्णित है। सभी स्तरों पर एससी एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 33% आरक्षण अनिवार्य है, अध्यक्ष पद सहित। बिहार पहला राज्य है जिसने 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। यूपी में अभी 33% है। ओबीसी को आरक्षण देना राज्य विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर है। कार्यकाल की बात करें तो यह आर्टिकल 243E में वर्णित है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम बैठक से शुरू होता है। यदि पंचायत समय से पूर्व भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करना अनिवार्य है। नई पंचायत पूरे 5 साल के नहीं बल्कि शेष अवधि के लिए काम करेगी। यदि 6 महीने से कम समय बचा है तो चुनाव जरूरी नहीं है। योग्यता की बात करें तो न्यूनतम आयु आर्टिकल 243F में दी गई है। पंचायत का सदस्य, ग्राम प्रधान, सरपंच, बीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। वोट डालने के लिए 18 वर्ष है। सांसद, विधायकों के लिए ये आयु
की सीमा 25 वर्ष है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 243 के में वर्णित है, पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक आयुक्त की होती है, न कि केंद्रीय चुनाव आयोग की। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो यह अनुच्छेद 243 आई में वर्णित है, पंचायतों की वित्तीय समिति स्थिति की समीक्षा करने और टैक्स के बंटवारे का सुझाव देने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 243 आई। राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल भी महत्वपूर्ण है, 243 के। पेशा एक्ट 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्स एरिया एक्ट, ये कानून दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया। उद्देश्य 73वें संशोधन के प्रावधानों को उन 10 राज्यों में लागू करना जहां 5वीं अनुसूची वाले जनजातीय आदिवासी क्षेत्र हैं, और ग्राम सभाओं को जल जंगल जमीन के अधिकार देना। 74वां संविधान संशोधन 1992, यह शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। यह 1 जून 1993 को लागू हुआ। भाग 9A अनुच्छेद 243P से 243ZG और 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए। शहरी निकायों के 3 प्रकार हैं। एक है नगर पंचायत, संक्रमणशील क्षेत्र जो गांव से शहर बन रहे हैं। दूसरा है नगर पालिका परिषद, छोटे शहरी क्षेत्र। और तीसरा है नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बड़े शहरी क्षेत्र जैसे लखनऊ, कानपुर। नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहते हैं, मेयर कहते हैं। भारत में स्थापित पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई, जो 1687-88 में अंग्रेजों के समय में स्थापित किया गया था। उसके बाद बंबई और कलकत्ता में नगर निगम स्थापित हुआ था। छावनी बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड, देश में 60+ कंटोनमेंट बोर्ड हैं जो सैन्य क्षेत्रों जैसे मेरठ कैंट में नागरिक प्रशासन देखते हैं। ये किसी राज्य सरकार के अधीन नहीं है, बल्कि सीधे केंद्र के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। इसका अध्यक्ष हमेशा स्टेशन कमांडर सैन्य अधिकारी होता है। जिला योजना समिति की बात करें, डीपीसी, ये अनुच्छेद 243ZD में वर्णित है। 74वें संशोधन ने प्रत्येक जिले में इसके गठन को अनिवार्य बनाया। कार्य जिले के पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार करना। इसके 4/5 सदस्य पंचायत और नगर पालिकाओं के चुने हुए सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं विविध एवं परीक्षा उपयोगी रामबाण तथ्यों की, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक अधिकरण, इसकी स्थापना 1985 में अनुच्छेद 223A 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका उद्देश्य सिविल सेवा के कर्मचारियों की नौकरी विवादों का त्वरित निपटान करना, ताकि अदालतों का बोझ कम हो। ई गवर्नेंस की बात करें तो प्रशासन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग। इसका मुख्य लक्ष्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है तथा लाल फीताशाही को कम करना है। केंद्रीय सूचना आयोग RTI एक्ट 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को स्थापित होता है। यह एक विधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 आयुक्त होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति एक समिति, PM, विपक्ष का नेता, कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर नियुक्त करता है। संसदीय विशेषाधिकार की बात करें तो यह अनुच्छेद 105 में वर्णित है। सांसदों को संसद सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक सिविल दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपराधिक मामलों में छूट नहीं है। संसद में कही गई किसी बात के लिए कोर्ट में केस नहीं हो सकता। जनहित याचिका की बात करें, PIL की बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करें तो इसकी उत्पत्ति USA में हुई थी। भारत में 1980 के दशक में इसका जनक जस्टिस PN भगवती, जस्टिस BR कृष्णा अय्यर को माना जाता है। PIL में लोकस स्टैंडाई के नियम में ढील दी जाती है, अर्थात कोई तीसरा व्यक्ति भी गरीब पीड़ित के तरफ से कोर्ट जा सकता है। पोस्ट कार्ड को भी रिट माना जा सकता है। न्यायिक सक्रियता वर्सेस न्यायिक संयम, जब न्यायपालिका जनहित की रक्षा के लिए कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने लगे, उन्हें निर्देश दे, तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। PIL इसका सबसे बड़ा हथियार है। छाया मंत्रिमंडल क्या है? यह ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था की एक अनूठी विशेषता है, जहां विपक्षी दल सत्ता पक्ष के हर मंत्री के समानांतर अपना एक नेता नियुक्त करता है, ताकि सरकार की आलोचना की जा सके और भविष्य की सरकार के लिए तैयार रहा जा सके। भारत में यह संस्था नहीं है। शपथ ग्रहण की बात करें तो राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मंत्रियों को राष्ट्रपति, सांसद को उपराष्ट्रपति, प्रोटेम स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट को जज को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं।
राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्री और हाईकोर्ट की जजों को राज्यपाल शपथ दिलाता है। त्याग पत्र की बात करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। एचसी जज की नियुक्ति और इस्तीफा दोनों राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यपाल केवल शपथ दिलाता है। संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? बजट का नहीं है, फेडरल, उप प्रधानमंत्री, छाया मंत्रिमंडल और मूल ढांचा, ये सब सुप्रीम कोर्ट के आविष्कार हैं। जो मूल ढांचा शब्द है, ये सभी आपको भारतीय संविधान में नहीं मिलते हैं। शब्दों का उल्लेख मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो आज का ये सेशन आपका कंप्लीट होता है और बहुत बेहतरीन कंटेंट आज आपको दिया गया है और इतने कम समय में इतना बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट विद डेप्थ के साथ आपको पढ़ाया गया है। अगर आपने विधिवत क्लास अटेंड की होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको मजा आया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। अगर आप पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं, आज के इस सेशन की पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, लोअर पीसीएस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पीईटी बैच में भी ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप कमेंट सेक्शन में जाया करें तो वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आता है, कृपया आप हमारी वीडियोज़ को हाइप किया करें। बहुत छोटा परिवार है हमारा, आप सभी के सहयोग से ही बढ़ेगा और टारगेट है हमारा कि आपके लिए नियमित अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर लाएं और आपका सहयोग करते रहें। तो रही बात पीडीएफ की, तो उसके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है। निरंतर परिश्रम करिए। बहुत ही सुव्यवस्थित नोट्स हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं लोअर पीसीएस बैच में, जहां पर आपको थ्योरी नोट्स मिलते हैं, वन लाइनर्स मिलते हैं, यूट्यूब की सभी पीडीएफ्स मिलती हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं, पीवाईक्यूज मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो तैयारी अगर अच्छे से करनी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।